नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। आज से दिल्ली में रेखा गुप्ता ने ली सीएम पद की शपथ। दिल्ली सरकार के 6 मंत्रियों की फौज भी जबरदस्त। रामलीला मैदान में पीएम मोदी ने दिखाया एनडीए कदम। मुख्यमंत्री बनते ही एक्शन में रेखा गुप्ता। कैबिनेट की पहली बैठक में कई बड़े फैसले। यमुना की सफाई पहली प्राथमिकता। केंद्र सरकार की सारी योजनाओं को दिल्ली में किया जाएगा जल्द लागू। यूपी के बजट में सीएम योगी ने खोला खजाना। 4 नए एक्सप्रेसवे की सौगात। महिलाओं, किसान, युवाओं के लिए भी बड़े ऐलान। फिर भी विपक्ष ने उठाए सवाल। 2 दिन के दौरे पर रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी। हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। छात्रों को किया संबोधित। महाकुंभ जाने के सवाल पर साधी चुप्पी। डोनाल्ड ट्रंप का सनसनीखेज दावा। पीएम मोदी को हराना चाहते थे जो बाइडेन। ट्रंप ने यूएस एड फंडिंग को लेकर उठाए गंभीर सवाल। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात दिल्ली में बनी रेखा सरकार की। 27 साल के लंबे इंतजार के बाद आज दिल्ली में एक बार फिर बीजेपी सरकार बन गई है। पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता ने दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में सीएम पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ उनकी कैबिनेट के 6 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण कर ली है। इनमें प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, कपिल मिश्रा, मनजिंदर सिंह सिरसा, आशीष सूद, पंकज कुमार सिंह और रविंदर इंद्राज सिंह शामिल हैं। बीजेपी ने समारोह के जरिए चौतरफा संदेश देने की कोशिश की है। मंच पर बीजेपी और एनडीए के सभी दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी उपस्थित रहे। दूसरे मंच पर धर्मगुरुओं और विशिष्ट अतिथि मौजूद थे, जबकि तीसरे मंच पर संगीत कार्यक्रम से जुड़े कलाकार मौजूद थे। रामलीला मैदान खचाखच भरा था। लोगों में भी जबरदस्त उत्साह नजर आया। शपथ के बाद दिल्ली के इंपीरियल होटल में पीएम मोदी ने एनडीए के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक भी की है। आज से दिल्ली में रेखा सरकार कैसे चलेगी ये सरकार? देखिए, बार बार प्रधानमंत्री मोदी उस नारे को चरितार्थ कर देते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। कोई नहीं कह रहा था कि हरियाणा जीत सकते हैं, वहां मोदी जीत गए। कोई नहीं कह रहा था कि महाराष्ट्र जीत सकते हैं, वहां भी जीत हो गई। और दिल्ली के चुनाव के बारे में तो सारे लोगों ने यह कह दिया था ये तो नामुमकिन है, पॉसिबल ही नहीं है कि केजरीवाल को आप सत्ता से बाहर कर दें। हाँ, कुछ सीटें कम हो सकती हैं। बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित ये कह रहे थे कि 62 से 52 हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 42 हो सकता है, लेकिन सत्ता से बाहर आम आदमी पार्टी नहीं जा सकती। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसे मुमकिन कर दिखाया और इसलिए दिल्ली की जनता आज आशीर्वाद देने के लिए, इस नई सरकार को अपना समर्थन देने के लिए उमड़ पड़ी। लाखों की संख्या में लोग रामलीला मैदान में, ऐसी भीड़ पहले नहीं देखी गई। तो ये तो प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा है और प्रधानमंत्री मोदी मौका पे चौका लगाने में वो कभी पीछे नहीं हटते। एक तो भारतीय जनता पार्टी की जीत और साथ में आपने एनडीए का दमखम भी दिखा दिया। तमाम एनडीए शासित राज्य के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, बड़े बड़े लीडर सब मौजूद थे और जश्न भी मनाया गया। एक मीटिंग भी हुई। शपथ ग्रहण लेने के बाद इंपीरियल होटल में एनडीए के तमाम लीडर्स की बैठक हुई। तो ये आप देखिए कि किस तरीके से गठबंधन को एक साथ लेकर के जाने में प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से सफल हो रहे हैं। जी, तो दिल्ली में आज से रेखा सरकार की शुरुआत हो गई है और शपथ लेते ही मैडम सीएम बड़े एक्शन में भी नजर आई। अपनी ताजा तरीन कदम से उन्होंने ये बता दिया है कि वो शांत बैठने वाले नहीं है। रेखा गुप्ता ने शपथ ग्रहण के बाद तुरंत सचिवालय पहुंचकर औपचारिक रूप से पदभार संभाल लिया। इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ा फैसला भी लिया है। उन्होंने दिल्ली में काम करने के एक्शन प्लान पर चर्चा करने के लिए आज ही के दिन कैबिनेट मंत्रियों की बैठक भी बुला ली। बताया जा रहा है कि इस बैठक में कई बड़े फैसले पर मुहर लग सकती
दी है। आयुष्मान योजना को मंजूरी देने की खबर है। नई बीजेपी सरकार ने यमुना की सफाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। साथ ही केजरीवाल के भ्रष्टाचार पर एक्शन को लेकर भी बड़े कदम उठाने की खबर सामने आ रही है। शपथ के बाद तुरंत एक्शन में दिख रही है मुख्यमंत्री। आगे का क्या एक्शन प्लान है? केजरीवाल को लग रहा था कि रेखा गुप्ता कोई फ्लावर है, फायर निकली। देखिए किस तरीके की बातें वो कह रही हैं। सबसे पीड़ाजनक बात तो अरविंद केजरीवाल के लिए यह है कि अब ये फैसला हो गया है कि शीश महल को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के पैसे से जो अपना आलीशान महल बनाया था, जिसपे वो अपने आप को दिल्ली का मालिक और राजा महाराजा समझ रहे थे, सुल्तान समझ रहे थे, उसे नुमाइश के लिए जनता के लिए खोला जाएगा। मतलब वो एक देखने के लिए चीज हो जाएगी। और जो हमें जानकारी मिल रही है कि उसके बाहर एक केजरीवाल की तस्वीर भी लगेगी, जिसमें यह बताया जाएगा कि मुख्यमंत्री रहते हुए केजरीवाल ने जनता के पैसे से यह आलीशान भवन बनवाया। तमाम सारी चीजें, वो पर्दे, वो संगमरमर, वो डाइनिंग टेबल, वो किचन के सामान, वो सारी चीजें वो जस के तस रहेगी। तो एक तो पॉलिटिकल मैसेज रेखा गुप्ता ने दिया, लेकिन जनता ने सिर्फ केजरीवाल को तंग करने के लिए तो वोट दिया नहीं, काम करने के लिए। और एक पैमाना मैं आपको बता दूं, किसी भी सरकार को अगर जज करना है तो वो पहले 6 महीने में और पहले 1 साल में क्या क्या अचीव कर पाती है, क्या क्या योजनाएं वो घोषणा कर पाती है, उससे उस सरकार के 5 साल के कामकाज का वो पता चल जाता है पहले साल ही। और इसलिए जिस तरह का दबाव प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री मोदी से इस मंत्रिमंडल पे होगा, तो वो प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना है, दे विल बी ऑन टोज। और इनको बहुत ही ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी। अगली खबर में बात सीएम योगी के खजाने की। उत्तर प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के चौथे बजट को पेश कर दिया है, जिसमें कई बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं, जिससे प्रदेश के विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस बजट में 4 नए एक्सप्रेसवे समेत शिक्षा, मेडिकल कॉलेज, किसानों और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तमाम क्षेत्रों के लिए बजट आवंटित किया गया है। बजट में योगी सरकार ने महिलाओं के लिए स्कूटी योजना का ऐलान किया है। बाकी बिहारी कॉरिडोर बनाने का भी ऐलान किया गया है। साथ ही युवाओं के लिए 52,000 नौकरी देने का भी ऐलान किया गया। इस बार का बजट 8 लाख करोड़ से ज्यादा का रहा है। बजट की तारीफ हो रही है हर जगह, तो विपक्ष ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। शिवपाल यादव ने कहा कि बजट एक बड़े घोटाले की पटकथा है, मैं इस बजट को खारिज करता हूं। तो मायावती ने बजट को जनहित विरोधी करार दिया। अखिलेश यादव ने कहा है कि इस बजट का झोला खाली है, जनता को लग रहा है बजट आया ही नहीं है। जनता पूछ रही है कि प्रवचन तो आ गया, लेकिन बजट कब आएगा। बजट देखकर किसानों की समस्या बढ़ गई है, महिलाओं की परेशानी और बढ़ गई है। जो वहां मेज पीट रहे थे बीजेपी के विधायकों के भी मन सूख गए हैं। बजट की हर जगह तारीफ हो रही है। कैसा है ये बजट और विपक्ष क्यों सवाल खड़े कर रहा है? सबसे बड़ी चीज ये उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। 8 लाख करोड़, उससे भी ज्यादा। तो विपक्ष के पास तो कोई दलील ही नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि जो वहां पे ताली बजा रहे थे उनके पेट में दर्द हो रहा है। ये शिवपाल यादव, इनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है? इनको हर जगह घोटाला नजर आ रहा है। भाई घोटाला है तो प्रमाण दीजिए, किसने रोका है? दरअसल जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार अब तक काम करते आई है, मैं सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं कर रहा, जिस तरीके से यूपी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, सड़कों का जाल, अच्छे सड़कों का जाल जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने बिछाया है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और जिस हिसाब से एक बीमारू राज्य से, पहले बीमारू राज्य की कैटेगरी होती थी जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन लोगों की गिनती होती थी कि ये राज्य जो हैं ये आर्थिक दृष्टि से ये बीमार हैं। योगी आदित्यनाथ ने वो बीमारू टैग उत्तर प्रदेश के ऊपर से हटाया है। हिंदुस्तान की इकॉनमी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर, देश विकसित हो रहा है, इसमें उत्तर प्रदेश का रोल
लगातार बढ़ता चला जा रहा है और इसलिए जो विपक्ष है उत्तर प्रदेश के अंदर में, उनके पास कोई तार्किक क्रिटिसिज्म नहीं है। इलॉजिकल बातें और वो जो आए गए बयान होता है, किसानों के लिए कुछ नहीं है, महिलाओं के लिए कुछ नहीं है, युवाओं के लिए कुछ नहीं है, गृहिणियों के लिए कुछ नहीं है, ये बेकार की बातें हैं। मौका मिलेगा तो अखिलेश यादव हो, शिवपाल यादव हो, कांग्रेस पार्टी हो, इन लोगों को योगी आदित्यनाथ के इस बजट का कोई तार्किक विरोध करना चाहिए। जी, अब बात राहुल गांधी की, जो अपने 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे हैं। लखनऊ एयरपोर्ट से सीधे सड़क मार्ग होते हुए राहुल गांधी आज रायबरेली पहुंचे। इस दौरान राहुल गांधी सबसे पहले चुरवा सीमा पर हनुमान मंदिर गए, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। हाथ में पूजा की थाली, गले में माला, राम नाम का पटका लगाए आज उनका कुछ अलग ही अंदाज नजर आया। मंदिर में कुछ समय बिताने के बाद वो बछरावा गए। बछरावा में राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित भी किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने जीएसटी और नोटबंदी करके देश में बेरोजगारी बढ़ाई है। केंद्र सरकार ईमानदारी पूर्वक काम करे तो करोड़ों युवाओं को रोजगार मिल सकता है। महाकुंभ जाने के सवाल पर राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली, बस कहा नमस्कार और वो आगे बढ़ गए। साथ ही कई और कार्यक्रम में भी राहुल गांधी शामिल हुए हैं। रायबरेली क्यों पहुंचे राहुल? भाई मंदिर गए थे, मंदिर के बारे में तो राहुल गांधी कहते हैं लोग लड़कियां छेड़ने के लिए गए जाते हैं मंदिर। ये तो राहुल गांधी का बयान है ना। अचानक से उत्तर प्रदेश में आते ही आप हिंदू बन जाते हो, उत्तर प्रदेश से बाहर जाते हो तो आप एंटी हिंदू बन जाते हो। केरल में जब आप थे तो उस तरह के लोगों को आप शामिल कर रहे थे जिनका हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं और जो हिंदुओं को गालियां देते हैं। तो बड़ा विचित्र तरह का मैसेज राहुल गांधी न सिर्फ कांग्रेस पार्टी को बल्कि पूरे देश को भेज रहे हैं। अब आप वहां पे गए, क्या बातें कर रहे हो? आपके डिक्शनरी में कोई नया चीज नहीं आया है क्या? आपके झोले में अभी भी नोटबंदी जीएसटी लगा हुआ है। ये किस तरह की जिद है? उत्तर प्रदेश में और देश में नोटबंदी और जीएसटी के बाद कई सारे चुनाव हो चुके हैं, उसमें एक में भी आप जीत नहीं सके। थका हारा सब्जेक्ट उठाकर आप उत्तर प्रदेश में जाकर के राजनीति करोगे तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी। खैर, राहुल गांधी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को कोई सफलता नहीं मिलने वाली है। वो सिर्फ अपने होम टर्फ को कि किसी तरीके से रायबरेली के लोगों को बेवकूफ बना करके वो चुनाव जीतते रहें, उसके लिए जो यदा कदा कुछ एक्सरसाइज करना होता है वो वही करने के लिए गए थे। इसका कोई इम्पैक्ट न सिर्फ न उत्तर प्रदेश की राजनीति पे होना है, ना देश की राजनीति पे होना है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने जो बाइडेन प्रशासन पर निशाना साधते हुए उन पर भारत के चुनाव में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है। मियामी में FII प्राथमिकता शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि हमें भारत में वोटर टर्न आउट के लिए $21 मिलियन खर्च करने की जरूरत क्यों है? मुझे लगता है जो बाइडेन किसी और को चुनाव में जिताना चाहते थे, हमें भारत सरकार को यह बताना होगा। ये एक बड़ा मामला है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि आज के समय में भारत खुद सक्षम है, भारत के पास पैसों की कमी नहीं है, ऐसे में उसे फंड क्यों दिया जाए? ट्रंप के इस बयान पर देश में भी राजनीति गर्म है। बीजेपी अब सवाल पूछ रही है कि आखिर इस धनराशि से किसे फायदा हुआ? ट्रंप ने तो बहुत बड़ा खुलासा कर दिया। क्या थी जो बाइडेन की साजिश? देखिए, बात बहुत ही सिंपल है। ये बात हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि राहुल गांधी, विपक्ष की पार्टियां विदेशी फंडिंग से हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री मोदी को हटाना चाहती है। ये कैपिटल टीवी के दर्शक पिछले 2 साल से इस बात को सुन रहे होंगे। हम लोगों ने 2 साल से लगातार, जब 2024 के चुनाव से पहले भी इस बात को कहते रहे कि द एजेंट्स ऑफ रिजीम चेंज, या अमेरिका के पालतू लोग जो चुनाव नहीं, गैर डेमोक्रेटिक तरीके से, गैर प्रजातांत्रिक तरीके से सरकार में, जैसे बांग्लादेश में हुआ, उस तरीके से वो करने में सफल नहीं हो पाए हैं, तो ये लोग अलग अलग तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अब तो ये तो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट कह रहा है कि हमें मालूम चला कि जो उन्होंने US एड की फंडिंग बंद की, तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं कि
हर साल 182 करोड़ रुपए, 182 करोड़ रुपए हर साल हम हिंदुस्तान में खर्च कर रहे हैं। भाई किस बात के लिए? और उन्होंने जो बात कही, जो कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये तो हर गली मोहल्ले, यूरोप में किसी गली में बैठा हुआ कोई एनजीओ को रिपोर्ट दे देता है तो पार्लियामेंट नहीं चलने देते। ये तो हिंडनबर्ग के ऊपर पार्लियामेंट में जो है बिल्कुल काम होने नहीं देते। देश भर में मुद्दा बनता है कोई छोटी मोटी रिपोर्ट को लेकर के। यहां तो अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है कि पिछली सरकार शायद मोदी के अलावा किसी और को जिताने में लगी थी। यह अमेरिका के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि देयर वाज क्लियर कट इंटरफेरेंस ऑफ अमेरिकन्स इन इंडियन इलेक्शन। वो प्रधानमंत्री मोदी को हरा करके किसी और को वहां प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश में जुटे हुए थे। ये बहुत बड़ा आरोप है। कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी अब बच नहीं सकती। आदर तो आप डोनाल्ड ट्रंप के दावों को आप गलत साबित करो, या फिर आगे बहुत सारी कीमतें जो है वो चुकाने के लिए कांग्रेस पार्टी को तैयार होना चाहिए। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बोलते बोलते एक और बात कह दी कि हमें हिंदुस्तान की सरकार को बताना होगा कि किस तरीके से साजिश रची गई जो बाइडेन की सरकार के दौरान कि हिंदुस्तान के इलेक्शन में इंटरफेयर किया जाए। कांग्रेस पार्टी मुंह दिखाने लायक नहीं बची। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों को पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।